Hello everyone, I am Vaibhav Rawat. I've got rank 25 in this year's civil service examination. I am a computer science engineer from IIT BHU and I graduated in 2017. Thereafter, I worked with Samsung Research Institute Bangalore for 1 year. I am here to share with all of you how can we prepare while we study at home. घर बैठे हम लोग UPSC मेन एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो पहली चीज़ जो इसमें आपको याद रखनी है वो फर्स्ट पॉइंट इज़ दैट यू नीड टू फॉरगेट अबाउट द प्रीलिम एग्जामिनेशन. There is no point in taking your days out of thinking what could be the possible result, checking out different answer keys. Always remember your real competition is with those people who are already in the list. उनमें से काफ़ी सारे लोग फिर से रीअपीयर करते हैं अपना रैंक इम्प्रूव करने के लिए, तो आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है ज़ाया करने के लिए. दूसरी चीज़, मैंने मेरी तैयारी इस बार, मेरा ये सेकेंड अटैम्प्ट था और इस बार मैंने अपनी तैयारी मेन एग्जामिनेशन की एकदम फिर से सिरे से शुरू करी. ऑल्दो मुझे कुछ एडवांटेजेस थे और वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि वो एडवांटेजेस क्या थे, पर आप जिस तरीके से शुरुआत स्क्रैच में प्रिपेयर कर सकते हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा. तो पहली चीज़ जो आपको करनी है वो आपको एसे और एथिक्स की प्रिपरेशन करनी होगी. आप इनमें से कुछ भी चूज़ कर सकते हैं. एसे की प्रिपरेशन के लिए मैंने तीन मेथड्स फॉलो करे थे. पहली चीज़ जो अनुदीप दुरिशेट्टी सर हैं उनके ब्लॉग पे आपको मिल जाएगा, उन्होंने एसे का एक पूरा टेम्पलेट शेयर किया है, आप सब लोग उसको जाके पढ़ लें. तो बुक सोर्सेस करंट अफेयर्स में मैं सिविल्स डेली के बारे में बता रही थी. बहुत ही रिच क्वालिटी का कंटेंट आपको मिलता है. अच्छी बात यह है कि अगर आप ऐसे कोई भी टॉपिक है, सपोज इंडो अफगान, उसमें आपको साल भर की जितनी न्यूज़ है वो एक के बाद एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आपको मिल जाएगी. तो आप वहाँ से एक साल का करंट अफेयर्स हर टॉपिक वाइज रिवाइज कर सकते हैं. आप सिविल्स डेली को ज़रूर एक्सप्लोर करेगा. I have known about the initiative by Anudeep Durishetty sir. He followed the Samachar Manthan of Civils Daily. Right. So that was the reason that I've taken the prelims test series and mains test series also. सेकेंड बार तो जब मैंने मेंस दिया तो आपके थ्रू डायरेक्ट मैंने आंसर राइटिंग में काफी हेल्प मिला. तो जिस चीज का मैं कह रहा था सर, द आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग, बिकॉज़ यू हैव टू डिस्प्ले दोस क्वालिटीज व्हिच इज रिक्वायर्ड एज अ सिविल सर्वेंट. तो वो जो आंसर राइटिंग में आपने चीजें बताई थी कि कैसे कैसे इसको पॉइंटेड लिखो, सबटाइटल्स डालो, तो सिविल्स डेली ने काफी हेल्प करा. दूसरी चीज़, ट्रायम्फ IAS में विकास रंजन सर की एक टेस्ट सीरीज़ होती है एसे की, वो मैंने ली थी और उनका मैंने मेथड देखा था. और तीसरी चीज़, सिद्धार्थ जैन सर हैं AIR 13 2015 बैच के, उनका भी एक ब्लॉग है, उन्होंने अपने ऐसे का तरीका लिखा था और उनका सेकेंड अटैम्प्ट में ऐसे का स्कोर में काफ़ी जंप आया था, तो वो मैंने फॉलो किया था. तो फर्स्ट चीज़ जो करी थी वो ऐसे के लिए मैंने अपना एक स्ट्रक्चर प्रिपेयर कर लिया था कि किस तरीके से मुझे ऐसे को अप्रोच करना है. दूसरा चीज़ जो एथिक्स की बात आती है, तो देन आई स्टडीड DK बालाजी सर्स बुक ऑन एथिक्स, और वो बुक बहुत अच्छी बुक है. उसमें आपको थियोरेटिकल नॉलेज के साथ साथ एक प्रैक्टिकल एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल भी पता चलता है. और मैं ये कहना चाहूँगा कि एथिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे ज़्यादा रिवॉर्डिंग है पूरे GS के सिलेबस या पूरे UPSC सिलेबस के अंदर. आपको एक ऐसे 125 मार्क्स का एथिकल सब्जेक्ट पे लिखना होता है, 250 मार्क्स का आपका पेपर होगा, और पर्सनैलिटी टेस्ट इज़ एन एक्सप्लिसिट टेस्ट ऑफ योर एथिकल एप्टीट्यूड. तो आपको बहुत ज़्यादा रिवॉर्डिंग होगा एथिक्स पे अपना समय या अपना टाइम यूटिलाइज़ करना एथिक्स के अंदर ज़रूरी है. तो एथिक्स के लिए पहली चीज़ तो आप एक कोई भी स्टैंडर्ड किताब पढ़ें. मैंने DK बालाजी सर की किताब पढ़ी थी, उसके ऊपर आपको एक टेस्ट सीरीज़ लेनी होगी. मैंने लुकमान IAS की टेस्ट सीरीज़ ली थी और इसके साथ साथ मैंने विजन IAS की जो GS की पूरी टेस्ट सीरीज़ ली थी, उसके अंदर भी एथिक्स के टेस्ट इंक्लूडेड थे. तो पहली चीज़, आप एथिक्स का एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए. जो भी किताब आप पढ़ें उसको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, उसको शॉर्ट में कंसाइज नोट्स बना लीजिए, ताकि जब भी आपको टेस्ट देना हो आप उसका 3-4 घंटे का रिवीजन करें और फिर से आप उसका टेस्ट लिख सकें. तो ये एथिक्स का एक बेसिक ब्लॉक बना लिया आपने एक ऐसे का बेसिक ब्लॉक बना लिया. इसी तरीके से हम लोग हर सब्जेक्ट का एक बेसिक ब्लॉक बनाएंगे और यही हमारी मेन प्रिपरेशन करने की का मेथड है. फर्स्ट चीज़, जो आपने एक बेसिक ब्लॉक बनाया वो आपके स्टैटिक नोट्स होंगे जो आपको राइट अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करेंगे. जब भी आप कोई क्वेश्चन एग्जाम में देखेंगे या किसी टेस्ट में देखेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग जो होगी, जो वो क्वेश्चन को समझने का तरीका होगा, वो यूजुअली आपने जो किताबें पढ़ी हैं या जो आपने नोट्स पढ़े हैं उन्हीं से डिराइव होता है. तो आपकी राइट अंडरस्टैंडिंग ये स्टैटिक नोट्स डेवलप करेंगे.
तो फर्स्ट चीज़, आपने एक स्टैटिक नोट्स बेस प्रिपेयर कर लिया हर सब्जेक्ट के लिए, और उसके ऊपर हम धीरे धीरे ऐड ऑन करते रहेंगे। और ये तरीका जो साइक्लिक अप्रोच है वही मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। तो जो थर्ड चीज़ है, अब हमारा एथिक्स और ऐसे हो गया, तो हम GS1 की तरफ पढ़ेंगे। GS1 के अंदर मैंने ऋषिकेश रेड्डी सर जो AIR 95 थे लास्ट ईयर 2019 बैच के, उन्होंने अपने सारे नोट्स शेयर कर दिए हैं। उनमें से मैंने GS1 के लिए सोसाइटी एंड ज्योग्राफी के नोट्स पढ़े थे। आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मेरे पास खुद के नोट्स थे। आप कोई से भी नोट्स रेफ़र कर सकते हैं, ऋषिकेश रेड्डी सर के नोट्स रेफ़र कर सकते हैं या किसी भी टॉपर के नोट्स ले सकते हैं। और अगर यदि आपके पास खुद के नोट्स हैं जो किसी स्टैंडर्ड बुक से आपने बनाए हैं तो आप वो भी देख सकते हैं। बेसिक पर्पस हमारा ये है कि हम एक स्टैंडर्ड बेसिक ब्लॉक बना लें जिसमें हम लोग पूरे सिलेबस का कवरेज कर लें। ऐसे स्टैटिक नोट्स हमारे पास होने चाहिए। तो GS1 में जो मैंने एडिशनल इस बार सेकेंड अटेम्प्ट में एक्स्ट्रा एफर्ट किया था वो ज्योग्राफी में किया था, और इस बार मैंने फोरम IAS का CBP का रिसोर्स ज्योग्राफी वाला मटेरियल पढ़ा था। तो ऐसे आपको जितने भी मटेरियल्स हैं जो आपको बेसिक ब्लॉक में ज़रूरत हो सकती है, वो मैं आपको 2 वेबसाइट्स बताता हूँ, उनमें से आपको मिल जाने चाहिए। एक upscpdf.com है और एक फ्री upscmaterials.org है। इन सब पे हर GS के सॉर्टेड आपको मटेरियल्स मिल जाएंगे। ये दोनों फ्रीली अवेलेबल फ्री वेबसाइट्स हैं जिसमें आपको बहुत सारा मटेरियल मेन एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए मिल जाएगा। तो इसमें जो आपको प्रीलिम एग्जामिनेशन का बीच में आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, और जब आपका रिजल्ट आ जाए तब मैं आपको कहूँगा कि आप टेस्ट सीरीज़ सब्सक्राइब कर लें। और जिस तरीके से आप टेस्ट सीरीज सब्सक्राइब करेंगे उसी तरीके से आपको अपना टाइम टेबल बनाना होगा कि अपने नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपको कौन सा टेस्ट कब देना है और किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए कितने दिन एलोकेट करने हैं। मेरा ये तरीका था कि मैंने 250 मार्क्स का हर पेपर होता है और मैंने मार्क्स के हिसाब से दिन एलोकेट करे थे। और एक और चीज़ ये थी कि जहाँ मेरा वीक एरिया था उसको मैंने ज़्यादा टाइम डिवोट किया था, और जो वीक एरियाज थे उनको मैंने पहले उनको देने का सोचा था, क्योंकि वीक एरियाज़ आप अगर एग्जाम के लिए छोड़ देंगे और उसमें से क्वेश्चन आएगा तो आपके ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका बाकी स्ट्रॉन्ग एरियाज़ में भी आप सही से आंसर नहीं कर पाएंगे। तो आपको अपने बेसिस सारे कवर कर लेने हैं, यही हमारा तरीका रहना चाहिए। तो जैसे मैंने टेस्ट सीरीज़ के हिसाब से 3 महीने का शेड्यूल बनाया, और ये भी बात है कि ज़रूरी नहीं कि आपका शेड्यूल हमेशा फॉलो हो पाएगा, नहीं हो पाता है, पर आपको फ्लेक्सिबल होना ज़रूरी है कि आप कोशिश आपकी रहनी चाहिए कि आप टेस्ट सीरीज़ के शेड्यूल के साथ चल रहे हैं। एक आध दिन पीछे ऊपर नीचे होता रहता है, और जिस तरीके से आप टेस्ट सीरीज़ का शेड्यूल बनाएंगे आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आपको नोट्स उस तरीके से रिवाइज़ करना है। मान लीजिए आपके नोट्स रिवाइज़ नहीं हो पाए तो ये नहीं है कि आपको टेस्ट छोड़ देना है, आपके जितने नोट्स रिवाइज हो पाए आप उसी से फिर से उससे टेस्ट लिख दीजिए, और अगली बार जब आपको फिर से इसी का GS1 का जैसे टेस्ट आता है तो आप जितने नोट्स छूट गए थे पहले उनको पढ़िए, फिर उसके बाद जो आप पढ़ चुके हैं उनको रिवाइज करिए और इस बार टेस्ट फिर से दे दीजिए। तो ये टेस्ट को आपको डिले नहीं करना है, ये भी बड़ा ज़रूरी है। अब मेरे साथ सेकेंड अटेम्प्ट में जिस तरीके से टेस्ट सीरीज़ मैं घर पे कर रहा था, ऑनलाइन मैंने टेस्ट सीरीज़ ली थी, तो 10 से 12 दिन का लगभग उनका समय होता है जब वो आपको फीडबैक देते हैं। पर जैसे GS1 का मैंने टेस्ट लिखा, फीडबैक कॉपी आएगी 10-12 दिन बाद, पर हमें फीडबैक कॉपी अभी नहीं देखनी है। आप जिस तरीके से अपना टाइम टेबल बना के चल रहे हैं आप उस तरीके से चलते रहिए। आपका 3-4 दिन बाद GS2 का टेस्ट है, आप उसकी तैयारी करिए। अभी आपने GS1 का टेस्ट एक बार दे दिया है तो आप उसको भूल जाइए। जनरली ये होता है, मेरे साथ फर्स्ट अटेम्प्ट में भी हुआ था कि हम उस पर सोचने लगते हैं कि टेस्ट हमारा अच्छा नहीं हुआ, हमारे मार्क्स नहीं आएंगे, ये क्वेश्चन हमसे नहीं हो पाया, और उसके हम उस साइक्लिक उस विशियस लूप में फंस जाते हैं कि हमारा टेस्ट कैसा होगा, अगली बार टेस्ट देने से हम थोड़ा सा घबराने लगते हैं। इन सब में नहीं पढ़ना है। आप एकदम से जैसे चुटकी बजा के हिप्नोटाइज करते हैं, चुटकी बजी, आप भूल गए कि आपने टेस्ट दिया था, अब आप अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ मूव कर जाएँ। और यही आपका लर्निंग आर्क है। धीरे धीरे आप जब 1 टेस्ट देंगे, 2 टेस्ट देंगे, तो आपका धीरे धीरे टेस्ट देने का जो स्टैमिना होता है वो भी इम्प्रूव करेगा, आपको फियर ऑफ फेलियर भी ख़त्म हो जाएगा। ये लर्निंग आर्क बड़ा ज़रूरी है। लास्ट ईयर मैं GS4 में मेरे मार्क्स कम थे, तो इस बार मैंने GS4 पे एक्स्ट्रा एफर्ट किया था, जैसे मैंने 2 टेस्ट सीरीज़ ली थी। तो वो 2 टेस्ट सीरीज़ लेने का पर्पज़ यही था कि वीक एरियाज़ पे ध्यान देना है। तो आपका कुछ वीक एरिया हो सकता है, आप उस पर ध्यान दीजिए। तो जैसे मैंने फर्स्ट ऐसे का टेस्ट लिखा, अब ऐसे की प्रिपरेशन में यूजुअली ऐसा कहा जाता है कि आप एक फॉर्डर मटेरियल बना लीजिए और आप उन बेसिक नोट्स या कोड्स को यूज़ करें अपने आंसर्स के अंदर, अपने ऐसे के लिए। तो मेरा ये तरीका था कि मैंने शुरू में तो कोई फॉर्डर मटेरियल नहीं बनाया था, क्योंकि मुझे लगता था जब GS का पूरा सिलेबस हो जाएगा और मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस है तो उसका जब सिलेबस मैं कवर कर लूँगा तो मेरे लिए आसान रहेगा
ऐसे नोट्स या फॉर्डर मटेरियल बनाना। तो शुरू में जितना भी मुझे समझ में आता था, जो मैं बेस्ट कर सकता था, उसी हिसाब से मैं टेस्ट लिखता था। और पूरा टेस्ट देने का पर्पस जो रहता था वो स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करना रहता था, कि जब विकास रंजन सर ने एक तरीका बताया था उस तरीके को मैं अपने थॉट्स को उन तरीके से मोल्ड कर पाऊँ, किसी भी टॉपिक पे 12 पेजेस लिख पाऊँ, ये मेरा ऑब्जेक्टिव रहता था। और नोट्स या गुड कंटेंट बाद में ज़रूर बन जाता है, धीरे धीरे जब आप एग्ज़ाम के पास जाएंगे तो आप अच्छी चीज़ें लिख पाएंगे। तो इस तरीके से मैंने अपना फर्स्ट टेस्ट दिया, और फर्स्ट टेस्ट देने के बाद जैसे हर टेस्ट के बाद होता है, मैं उस टेस्ट के बारे में भूल जाओ कि आपने कोई टेस्ट दिया था, नेक्स्ट आप टारगेट है, आप उसकी तरफ आगे बढ़ जाएं। इसी तरीके से जैसे GS2 के लिए आएगा, तो GS2 के लिए मैंने फिर से ऋषिकेश रेड्डी सर के नोट्स का इस्तेमाल किया था। ऑल्दो मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस है, तो मेरे ऑप्शनल से मुझे हेल्प मिल जाती है इस पर्टिकुलर GS के सिलेबस में। पर जैसे गवर्नेंस का एरिया है, सोशल जस्टिस का एरिया है, इसके अंदर ऋषिकेश रेड्डी सर के टॉपिक्स मैंने स्पेसिफिकली गवर्नेंस के, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के जो फ्रिंज एलिमेंट्स ऑफ आर सिलेबस हैं उनको मैंने उठाया था और वो उधर से कवर करे थे। इसके साथ ही मैंने लास्ट ईयर 2019 में फोरम IAS की करंट अफेयर्स क्लासेस करी थी, और उनके भी नोट्स मुझे GS2 में काफ़ी हेल्प करते थे। तो ये नोट्स जो मेरे बेसिक ब्लॉक थे वो ये थे। IR के लिए मेरे पास जो पॉलिटिकल साइंस का बैकग्राउंड था उसी से मेरा काम चल जाता था, और गवर्नेंस और पॉलिटी के लिए मैंने ऋषिकेश रेड्डी सर के और लास्ट ईयर फोरम IAS के नोट्स का इस्तेमाल किया था। कुछ टॉपिक्स थे जिनके अंदर जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया, गवर्नेंस हो गया, इसके लिए मैंने खुद से नोट्स बनाए थे। इसका तरीका ये हो सकता है कि यदि आप गूगल सर्च करें, आपको कुछ वेबसाइट्स मिल जाएंगी, उन वेबसाइट्स पे जाके आप देख सकते हैं, और वो वेबसाइट्स कुछ भी हो सकती हैं। आप एक बार उन पे जाके देखें, पढ़ें कि इन्होंने क्या लिखा है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपने नोट्स बना लें। आप नोट्स उतने ही बनाइए जितने आप रिवाइज कर पाएंगे, 2 या 3 पेज से ज़्यादा नोट्स नहीं बनाने चाहिए। और वो भी नोट्स भी आप शॉर्ट में बनाइए, पॉइंटेड नोट्स बनाइए, ताकि आपके दिमाग में वो बात रह जाए। आप बार बार रिवाइज करें, वो आपके दिमाग में बात रह जाएगी। एग्जाम में शायद क्वेश्चन कुछ और तरीके से आएगा, पर आपको वो बात इस्तेमाल कर पाएंगे यदि आपने उसको इंटरनलाइज कर लिया है, समझ लिया है तो इस तरीके से GS2 का मेरा बेसिक ब्लॉक तैयार हो गया। और अभी आप देखेंगे कि मेरा बेसिक ब्लॉक प्लस मैं स्टैटिक नोट्स के ऊपर अपने टेस्ट दे रहा था। करंट अफेयर्स अभी तक मैंने कवर नहीं करे थे। सेम चीज़ मैंने GS3 के लिए अप्लाई करी। जब GS3 का टेस्ट दिया तो ऋषिकेश रेड्डी सर के नोट्स का इस्तेमाल किया, और लास्ट ईयर फोरम IAS की करंट अफेयर्स क्लासेस का इस्तेमाल किया। हालांकि सारे नोट्स मेरे यूज़ नहीं हो सकते, तो मैंने जिन अपने नोट्स में से छांटा कि क्या मटेरियल है जो मैं इस साल यूज़ कर सकता हूँ, उसी को मैंने इस्तेमाल करने के लिए अलग से बना लिया। तो एक छोटा सा बेसिक ब्लॉक तैयार हो गया। जब ये सारे टेस्ट मैं दे रहा हूँ, उसके बाद बीच में कभी हमारे पास GS1 की आपके पास कॉपी आ जाएगी आपकी, पर उसको भी आपको नहीं देखना है। जब आप GS1 पे फिर से जाएंगे तब आप देखिएगा उस कॉपी को। GS4 का फिर से टेस्ट दिया मैंने, फिर से एक दिन रिवाइज किया। जो बेसिक ब्लॉक हमने शुरू में तैयार कर लिया था प्रिपरेशन में, वो काफ़ी हेल्प करता है। बाद में आपके पास एक दिन निकालिए, आप सुबह आप GS4 को रिवाइज करिए, दिन में आप अपनी पिछली कॉपी देखिए कि आपको क्या फीडबैक मिला है। अब फीडबैक के अंदर भी हमें क्या देखना होता है, लार्जली हमें 3 चीज़ें फीडबैक में देखनी चाहिए। पहली चीज़ ये होती है कि वो आपको किस तरीके से एडवाइस कर रहे हैं, कि स्ट्रक्चर आप में कुछ गलत तो नहीं है, आपने किस तरीके से अपने इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन में कितना एलोकेट करा है स्पेस, उसको देखिए। आपकी प्रेजेंटेशन में शायद वो कुछ आपको टिप्स देना चाहते हो कि इस तरीके से आप डायग्रामेटिकली इसको बना सकते थे, फ्लो चार्ट्स का इस्तेमाल कर सकते थे, तो वो देखिए। दूसरी चीज़ जो रहती है वो ये रहती है कि आपको उनका कंटेंट, अगर आपको मॉडल आंसर्स जो मिलते हैं उसमें से यदि आपको कुछ बात अच्छी लगती है, कोई एग्जाम्पल अच्छा लगता है, तो अपने बेसिक ब्लॉक में जहाँ पर ये टॉपिक आपने लिखा है वहीं पर जाके आप छोटा सा एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। ज़्यादा मटीरियल को हमें फैलाएंगे तो वो समेट नहीं पाएंगे। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि मॉडल आंसर्स को सिर्फ एग्जाम्पल्स के लिए या अच्छे पॉइंट्स के लिए आपको इस्तेमाल करना है, उन्हें याद नहीं करना है। मॉडल आंसर्स का इतना ही यूटिलिटी रहता है। और तीसरी चीज़ ये रहती है कि आपको फीडबैक के जो मार्क्स मिले हैं उससे आपको अफेक्ट नहीं होना है, कि दोनों चीज़ें हो जाती हैं। फीडबैक में कभी कभी आपका अच्छा आंसर नहीं है और तब भी वो आपको बहुत अच्छे मार्क्स दे देते हैं। कभी आपने अच्छा आंसर लिखा था पर शायद जो उस वक्त इवैल्यूएटर थे उनको अच्छा नहीं लगा, वो नहीं समझ पाए, तो आपको अच्छे मार्क्स नहीं देते हैं। और दोनों चीज़ें मेरे साथ टेस्ट सीरीज़ में हुई थी, तो आपको उनसे अफेक्ट नहीं होना है। आप अपने आप इवैल्यूएट करिए कि आपको कितना मार्क्स मिलना चाहिए था, नहीं मिलना चाहिए था तो क्यों नहीं मिलना चाहिए था, और मिलना चाहिए था क्यों मिलना चाहिए था। तो ये सब चीज़ें आप खुद अपने आंसर्स को जब फीडबैक में देखेंगे तो आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट करते चले जाएंगे। तो इस तरीके से आपकी पहली साइकिल ख़त्म हो जाएगी। जब आप एक बार सारे टेस्ट दे देंगे तो ये आपकी फर्स्ट साइकिल ख़त्म हो गई। दूसरी साइकिल शुरू करेंगे तो आपको फीडबैक कॉपी आ गई है, अब आप उसमें जाएंगे, अपना फीडबैक देखेंगे। और फीडबैक देखा, और फीडबैक में जैसे हमने डिस्कस किया, हमें 3 चीज़ें देखनी रहती हैं। फीडबैक आपने देखा और फिर से आपने अपने बेसिक नोट्स पर आप गए, फिर से उन्हें रिवाइज़ किया और फिर से टेस्ट लिखा।
टेस्ट लिखा और टेस्ट लिखकर फिर से हम भूल जाएंगे कि हमने GS1 का कोई टेस्ट लिखा था, हम अपने टारगेट फिर से GS2 की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। तो ये तरीका रहता है साइक्लिक अप्रोच में। तो जैसे मैंने फर्स्ट साइकिल अपनी कंप्लीट करी, वो सिर्फ बेसिक नोट्स और जो स्टैटिक मटेरियल था उनसे कंप्लीट करी। इसमें कुछ सवाल थे जो मुझे बिल्कुल नहीं पता थे, एग्जाम में टेस्ट में जो पूछे थे, करंट अफेयर्स से जो क्वेश्चंस आए थे वो मुझे नहीं पता थे। पर ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि हमें इस टेस्ट के स्कोर्स को ऑप्टिमाइज़ नहीं करना है, हमें टेस्ट में टॉप नहीं करना है, हमें मेन एग्जाम में टॉप करना है। तो उसके हिसाब से हमें प्रिपरेशन करनी होगी। तो जब मैंने दूसरी साइकिल प्रिपेयर करी तो उस वक्त मेरे को सिर्फ अपने जो एरर्स हुए थे फर्स्ट साइकिल के दौरान, जो मुझे फीडबैक मिला था, उस पर मेरा ध्यान था कि मैं उनको रेक्टिफाई करता हूँ। तो जब मैंने GS1 का पहला टेस्ट लिखा तो GS1 की कॉपी में जो फीडबैक था उसको मैं ध्यान में सब एकदम कॉन्शियसली रह कर कि इस बार ये वाली गलती ना हो, ये मेरी कोशिश रहता था। फिर नेक्स्ट टाइम GS2 का टेस्ट लिखा, GS2 के अंदर भी सेम फीडबैक लिया और फीडबैक में जो गलतियां हुई थी उन्हें ध्यान दिया, वो फिर से पढ़ा, कुछ समझ नहीं आया था तो फिर से उस पर सोचा, कुछ ऐड ऑन करना था तो ऐड ऑन करा, फिर से टेस्ट लिखा। सेम मैंने GS3 के लिए किया। बीच बीच में GS4 के, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे टेस्ट थे, बीच में कॉपी में बस GS4 की मिल जाती थी तो मैं GS4 में एक दिन निकाल के GS4 का टेस्ट लिख देता था। तो जब सेकेंड साइकिल ख़त्म हुआ तो 50% ऑफ द टाइम जा चुका था। अब इस वक्त पर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुकलेट की प्रैक्टिस करना शुरू करा। 2013 से लेकर 2019 तक GS1, GS2, GS3 के सारे क्वेश्चंस, सारे लिखे नहीं एकदम स्ट्रक्चर के अंदर, पर ब्लूप्रिंट ज़रूर लिखा, अपने थॉट्स ज़रूर लिखे और उनको टैली करा कि सॉल्व्ड आंसर में क्या दिया है। तो ये एक्सरसाइज मुझे लगता है कि काफ़ी बेनिफिशियल होती है। अगर आप सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेंगे तो इससे आपको 3-4 फ़ायदे ज़रूर मिलते हैं। पहला फ़ायदा ये रहता है कि आपको एक तो कुछ एरिया होते हैं जो रिपीट होते हैं, जो आप देखेंगे कि 2013 से 2019 में UPSC बार बार पूछ रहा है, GS1 में हो, 2 में हो या 3 में हो, तो आपको उन एरियाज़ का एक तो आइडिया लग जाता है कि ये क्वेश्चन ज़्यादा चांसेस हैं कि इसके फिर से इस साल भी आ सकता है, तो आप उसमें बेटर प्रिपेयर्ड रहते हैं। दूसरा ये चीज़ रहता है कि आपको जो स्ट्रक्चर है उसकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाती है। देखिए, टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चन में और UPSC के क्वेश्चन में एक डिफरेंस रहता है। टेस्ट सीरीज़ में क्वेश्चंस, ज़्यादातर क्वेश्चंस सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस रहते हैं कि व्हाट इज़ दिस एंड हाउ कैन वी डू दिस। पर UPSC के अंदर क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट रहता है, उसके ऊपर वो आपको कुछ पूछेंगे, कमेंट करिए, डिस्कस करिए, तो वहाँ पर स्ट्रक्चर बनाने में एक अलग डिफ़िकल्टी ज़रूर फेस होती है। तो उस चीज़ की प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ज़रिए हम कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ ये रहती है कि जब आप सॉल्व्ड आंसर को देखेंगे तो आपको एक तो कभी कभी कंटेंट मिल जाएगा अच्छा, शायद आपको पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर आपकी अंडरस्टैंडिंग में कुछ कमी थी, और कभी कभी हमें ये भी पता चलता है कि हम कितना रेलेवेंट लिखते हैं, कितना नहीं लिखते हैं। होता ये है कि हम हमेशा कोशिश करते हैं कि जिस तरीके से हमने नोट्स में पढ़ा है उसी तरीके से हम आंसर लिखते हैं, पर क्वेश्चन की डिमांड कुछ और कह रही होती है। तो वो रेलेवेंस वाला फैक्टर भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब करेंगे तो ज़रूर हेल्प मिलेगी। तो इस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के बाद मैंने फाइनली एक लास्ट साइकिल दिया अपना, उसके अंदर मैंने एक रिहर्सल करने का अटेम्प्ट किया था कि GS1 और GS2 एक दिन, GS3 एंड GS4 एक दिन। पर मैं आप सबके साथ ये शेयर करना चाहूँगा कि मैं वो नहीं कर पाया था। GS1 एंड GS2 को मैंने टेस्ट लिखा और GS3 के लिए मुझे खुद को लगा कि नहीं, मुझे फिर से रिवीजन की ज़रूरत है इस वक्त पर, अब मुझे और टेस्ट नहीं देने हैं, रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ बड़ी नेचुरल सी होती है, और जब आप कोई टेस्ट ना भी दे पाएँ, कभी आपसे कुछ टारगेट्स अपने मिस हो जाएँ, तो आपको ये सोचना है कि आप अब जो कर रहे हैं इस वक्त पे शायद वो ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर वो ज़्यादा ज़रूरी है तो उसको आप कर लीजिए और अपने आप को मेंटली हमेशा पॉजिटिव रखिए। तो जब सेकंड साइकिल मेरी ख़त्म हो गई थी उसके बाद मैंने करंट अफेयर्स को अपने नोट्स पे ऐड किया। उसके लिए मैंने राउज IAS का मेंस कॉम्पस करके एक मटेरियल आता है जिसमें उन्होंने सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर्स के साथ साथ कुछ स्टैटिक मटेरियल को वो ऐड करके देते हैं। वो मैंने पढ़ा था, वो पर्टिकुलरली मुझे काफ़ी अच्छा लगा बिकॉज उसके अंदर बहुत डिटेल में बैकग्राउंड स्टोरी के साथ वो बताते हैं, तो याद रखने में और समझने में आसानी हो जाती है। तो करंट अफेयर्स का जब एड ऑन हो गया स्टैटिक मटेरियल पर, तो अब आपके सारे बेसिस कवर हो जाते हैं, आपके पास सही अंडरस्टैंडिंग है, आपके पास अच्छे क्विक रिवीजन वाले नोट्स भी प्रिपेयर्ड हैं, और आपके पास करंट अफेयर्स का भी आपने पढ़ लिया है। तो अब आपके पास एक ही चीज़ बचती है, और वो होती है बस आपको फाइनल एग्जाम से पहले 10 दिन लगातार रिवाइज करना है जो आपने अभी तक पढ़ा है। अब आपको ज़्यादा ऐड ऑन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आपका बेसिक फैक्ट बुक आपने एक बनाई होगी, जो आपने क्विक रिवीजन नोट्स बनाए होंगे, उनको आप पढ़ते रहिए। और एग्ज़ाम से पहले इस चीज़ का ध्यान रखिएगा
कि आपको कुछ जो मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स होते हैं या ऐसे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं उन पर ज़्यादा ध्यान मुझे लगता है कि नहीं देना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन हमें नहीं पता क्या आएगा। और जब आप इस माइंडसेट से जाते हैं कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस तो आपको लगता है आने ही चाहिए और वो नहीं आते हैं, तो हमें लगता है कि नहीं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं। और फिर जो सवाल आते हैं उन पर हम अधूरे मन से, हमें लगता है हमने तो ये पढ़ा ही नहीं, हमने तो ये रिवाइज़ करा ही नहीं, उस पर हम अटेम्प्ट करते हैं। आप सब कुछ रिवाइज़ करिए, आखिरी 10 दिन में अपने सारे नोट्स रिवाइज़ करिए, और उसका ऑब्जेक्टिव ये रहना चाहिए कि जब आपको कोई सवाल दिखेगा इस पर्टिकुलर टॉपिक का, तो आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि ये हाँ, मैंने ये रिवाइज़ करा था और इसको मैं अच्छे से अटेम्प्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग DKT।